साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रैक्टिस सेट 4 को हल करने जा रहे हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? ठीक है, देखिए गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, या फिर गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है कि जो लोलक घड़ियाँ होती हैं वे गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और इससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। यानी कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो जो एक दोलन करने में जो समय होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। ऊष्मीय प्रसार हो जाता है, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ऊष्मीय प्रसार के कारण जो लोलक की लंबाई है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो उस वजह से आवर्तकाल बढ़ जाता है और घड़ी सुस्त हो जाती है। ठीक है, ये है कारण। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, ठीक है, और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि देखिए पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। देखिए दोस्तों, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि जमने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, उसका यानी कि बर्फ़ का आयतन बढ़ जाता है और बर्फ़ जो है अधिक स्थान घेरती है ना, अधिक स्थान की ज़रूरत पड़ जाती है तो बोतल टूट जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि पानी जमने पर फैलता है, आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, आयतन जो है ना, बर्फ़ का आयतन, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए जो है ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है और बोतल टूट जाती है। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है, इसका कारण यही है। देखिए अभी अभी हमने पढ़ा, ठीक है, पाइप में पानी जमने से नहीं, पाइप में पानी जमने से ये फैल जाता है, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, इस वजह से पाइप जो है फट जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? देखिए आप सबने देखा होगा, जैसे इस तरह से दो रेल पटरियां हैं, ठीक है, इस तरह से बनाई जाती हैं ना, कुछ कुछ दूरी पर इस तरह से स्थान छोड़ा जाता है। तो ये स्थान क्यों छोड़ा जा रहा है इसकी बात कर रहे हैं। देखिए क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने पर कुछ लागत बचेगी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों क्या है, थर्मल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, देखिए जब दो रेल पटरियों के मध्य खाली जगह छोड़ी जाती है ताकि गर्मियों के दिनों में पटरियों के फैलने के लिए जगह मिल सके। ठीक है, यदि इन पटरियों के मध्य रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाएगा तो गर्मी में है ना थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा, तो उससे क्या है, पटरी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। तो कुल मिला के क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी झील की सतह का पानी जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ क्या है,
अगर हम जल के घनत्व की बात करें तो देखिए जल का घनत्व अधिकतम जो है वो 3.98 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ठीक है, जल का घनत्व, जल का घनत्व। ठीक है, जमने पर जल का घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, जमने पर, और यह इसका आयतन क्या होता है 9% तक बढ़ जाता है। ठीक है, यह गुण एक असामान्य घटना को जन्म देती है जिसके कारण बर्फ जल के ऊपर तैरती है और जल में रहने वाले जीव आंशिक रूप से जमे हुए एक तालाब के अंदर रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तालाब के तल पर जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये 3.98 डिग्री सेल्सियस का मामला है। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जलीय जीव, देखिए यही प्रश्न है अभी हमने पढ़ा, जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। ठीक है, अन्य गर्म स्थानों पर चले जाते हैं नहीं। सुरक्षित जीवित रह सकते हैं क्योंकि उनसे ठंड बर्दाश्त करने की अंतर्निर्मित प्रणाली, ऐसा नहीं है कुछ भी, मर जाते हैं ये भी नहीं। देखिए आंसर यही हो जाएगा, जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। ठीक है, नीचे जो जल की परत है वो 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रहता है, तो इसलिए है ना वो नीचे वाली सतह पानी का नहीं जमती है ना, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तालाब के तल पर जल का जो तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, देखिए कह रहे हैं ऊष्मा के संचरण की विधि है। देखिए ऊष्मा के संचरण की विधि की बात कर रहे हैं। देखिए चालन, संवहन, विकिरण, उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों ये तीनों ऊपर की जो विधियां हैं ये ऊष्मा के संचरण की विधियां हैं, तो आंसर यही हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए दोस्तों ऊष्मा के संचरण की तीनों विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है, संचरण क्या होता है ऊष्मा का संचरण, देखिए ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला सवाल है द्रवों, ठीक है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण। ठीक है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। देखिए ऊष्मा का ऐसा जो ट्रांसफर यानी हीट ट्रांसफर, इसको हम कह रहे हैं हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर किसकी बात कर रहे हैं, देखिए लिक्विड में है ना और गैसेस में। तो इन दोनों मीडियम्स में लिक्विड और गैसेस में ऊष्मा का या हीट ट्रांसफर कैसे कैसे होगा, देखिए वो प्रक्रिया क्या है, वो है संवहन। ठीक है, कन्वेक्शन प्रोसेस से हीट ट्रांसफर होता है। देखिए ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा स्थानांतरण द्रव्य कणों के डायरेक्ट गति से एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान तक होता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है, उसे संवहन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसमें क्या होता है, जब किसी द्रव को या गैस को गर्म किया जाता है तो गर्म होने के बाद द्रव्य यानी कि मैटर के कण जो है वो स्रोत से दूर गति करते हैं और साथ में ऊष्मा ऊर्जा को ले जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। देखिए जैसे आपने कभी पानी गर्म करने का रॉड पानी में डाला होगा, ठीक है, बाल्टी में, जैसे ये कोई बाल्टी है, ठीक है, और इसमें इस तरह से ये रॉड डाल दिया पानी में। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा जब रॉड गर्म होता है तो पानी जो पानी के वो हैं बुलबुले उसमें उठते हैं और वे इमर्सन रॉड से दूर भागते हैं, है ना, और जब ये दूर भागते हैं तो एक जगह पर दूसरी जगह पर तीसरी जिस जगह पर भागेंगे उस जगह के पानी को गर्म करते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे पूरा पानी गर्म हो जाता है। तो यही ऊष्मा स्थानांतरण का हीट ट्रांसफर का प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, देखिए ये है, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। देखिए विद्युत केतली में पानी कैसे गर्म होगा, चालन के कारण, संवहन के कारण, विकिरण के कारण या इनमें से सभी। देखिए अभी हमने पढ़ा है विद्युत केतली में पानी
ठीक है, देखिए कन्वेक्शन के कारण होगा, है ना, संवहन के कारण आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, संवहन के कारण। ठीक है, तो इस विधि में हमने अभी पढ़ा था ना, जैसे किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो गर्म होने के बाद द्रव के कण स्रोत से दूर गति करते हैं। ठीक है, और साथ में ऊष्मा ऊर्जा को, हीट को ले जाते हैं, तो इस तरह से पूरा पानी गर्म हो जाता है। तो हमने अभी भी पढ़ लिया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा, ठीक है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्न में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। देखिए ये आती है विकिरण के माध्यम से। ठीक है, विकिरण, विकिरण क्या होता है, रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन, रेडिएशन के माध्यम से पृथ्वी पर आती है। देखिए किसी पदार्थ के अंदर स्थित आवेशित कणों के ऊष्मीय, है ना, के परिणाम स्वरूप जो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती हैं, ठीक है, उन्हें ऊष्मीय विकिरण या थर्मल रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक पदार्थ जो परम शून्य से अधिक ताप पर है वह ऊष्मा का विकिरण करता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ठीक है, जल है, पारा है, लकड़ी है या चमड़ा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक यहाँ पर जो है पारा हो जाएगा आपका। ठीक है, पारा, मरकरी। ठीक है, मरकरी। देखिए Hg से डिनोट करते हैं इसको हम। ठीक है, ऊष्मा का सुचालकता का कारण धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के कारण होता है। ठीक है, देखिए चांदी को ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। ठीक है, चांदी को, सिल्वर को। ठीक है, Ag बोलते हैं इसको। ठीक है, अन्य अच्छे सुचालक धातुओं में तांबा, एल्यूमिनियम, पारा, सोना आदि इस तरह से होते हैं। ठीक है ना, देखिए तांबा, कॉपर, ठीक है, और एल्यूमिनियम Al, है ना, पारा को Hg कहते हैं, और सोना को हम Au कहते हैं, गोल्ड। ठीक है, इस तरह से। और अच्छा क्या है, Ag है, यानी Ag मतलब ये चांदी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चांदी की ऊष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी, तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। देखिए अधिक हमें पढ़ा है ना, चांदी जो है ऊष्मा, चांदी जो है वो तांबे से ज़्यादा अच्छी ऊष्मा की चालक होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था अभी कि ऊष्मा की सुचालकता का कारण धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर होता है। तो चांदी को ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक मानते हैं। ठीक है, ये है। ऊष्मा चालकता की बात करें तो पदार्थों का वह गुण है जो कि पदार्थ से, जो दिखाती है कि पदार्थ से होकर ऊष्मा आसानी से प्रभावित हो सकती है या नहीं। ठीक है, ये चीज़ है। जिन पदार्थों की ऊष्मा चालकता अधिक होती है उनमें, उनसे होकर समान समय में अधिक ऊष्मा प्रवाहित होती है। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल है, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। देखिए किसकी है, देखिए बोलोमीटर जो है वो मापन की ऊष्मीय विकिरण की एक युक्ति होती है। ठीक है, तो क्या है कि देखिए बोलोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण होता है। इसका उपयोग जो है हम किस लिए करते हैं, ऊष्मीय विकिरण, थर्मल रेडिएशन को मापने के लिए हम बोलोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ये है ना, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, तो ये है बात। तो अगर हम इसकी बात करें, देखिए वह पदार्थ जिसमें ऊष्मा का संचरण बहुत ही आसानी से और तीव्र वेग से होता है ऊष्मा का सुचालक कहलाता है। ठीक है, ऊष्मा चालक पदार्थों की ऊष्मा चालकता का मान भी बहुत अधिक होता है। ठीक है, और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुतायत से पाए जाते हैं।
लकड़ी की तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ठीक है, यही कारण है कि हमें लोहे का गुटका लकड़ी के गुटके से ज़्यादा ठंडा लगता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कड़े जाड़े में, ठीक है, झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? अब देखिए इसका मतलब यह है, देखिए बर्फ ऊष्मा की कुचालक है। ठीक है, यही कारण है, ठीक है, कि जो है वो जल की सतह, झील की सतह जो है हिमशीतित हो जाती है, यानी बर्फ़ की सतह से हो जाती है, और नीचे पानी ठंडा बना रहता है, क्योंकि ऊष्मा जो है वो क्या नहीं हो पाती है, हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। इसी वजह से नीचे की सतह जलीय बनी रहती है। ठीक है, ये है बात। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगी? देखिए एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चला दोगे तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगी हवा। ठीक है, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसी के अंदर की हवा जो है उसी में रहेगी, तो वो गर्म हो जाएगी, है ना, ये चीज़ है। ठीक है, अगर हम खिड़की दरवाजे खोल देंगे तो बाहर और अंदर की हवा क्या होगी, ट्रांसफ़र होने लगेगी, तो वो ठंडा ठंडा बना रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम जो है बंद कर देंगे तो क्या होगा, है ना, तो हीट ट्रांसफ़र होगा और कमरे की हवा ठंडी हो जाएगी, है ना। और अगर पूरा बंद रखेंगे तो क्या होगा, मतलब खिड़की दरवाजे बंद रखेंगे तो क्या होगा, हवा गर्म रहेगी, और खोल देंगे तो हवा ठंडी हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं। ठीक है, देखिए अगर कमरे में रखा हुआ रेफ्रिजरेटर के दरवाज़ों को खोल देंगे तो क्या होगा, देखिए तो कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर के ताप तक ठंडा हो जाएगा, कमरा रेफ्रिजरेटर के अंदर से भी अधिक ताप तक ठंडा हो जाएगा, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, कमरे में वायु का ताप अपरिवर्तित रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, अगर आप फ्रिज के दरवाजे खुले छोड़ देंगे तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। देखिए जब आप फ्रिज या रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं तो कंप्रेसर ऑन हो जाता है और ठंडी हवा बाहर की तरफ जाने लगती है। ठीक है, जिसके कारण रूम गर्म होने लगता है और रेफ्रिजरेटर में रखे खाने को ठंडा रखने में कड़ी मशक्कत लगती है। ठीक है, अगर आप फ्रिज का दरवाज़ा ज़्यादा देर तक खुला रहने देंगे तो वहाँ रखा खाना भी गर्म होने लगता है। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र का मामला है कुल मिला के। एक्चुअली ऊष्मागतिकी होता है ना, जिसको हम कहते हैं कैलोरीमिति का सिद्धांत है कि अगर एक वस्तु है ना T1 ताप पर है और एक वस्तु T2 ताप पर है, जैसे एक वस्तु ये T1 ताप पर है और एक वस्तु जो T2 ताप पर है, ठीक है, तो और T1 जो है वो T2 से बड़ा है, यानी T1 की वैल्यू T2 से ज़्यादा है, यानी ये ठंडा है और ये गर्म है, तो हीट ट्रांसफ़र किधर को होगा, ठीक है, देखिए गर्म से ठंडे की तरफ होने लगेगा, यानी इक्विलिब्रियम बनाने के लिए होता है, तो वही मतलब है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? देखिए ठंडा पानी, गर्म पानी, समुद्र का पानी या आश्रित पानी। देखिए अगर हम ऊष्मा का अच्छा सुचालक देखें तो वो जो है क्या होगा, समुद्र का पानी ये अच्छा सुचालक माना जाएगा। ठीक है, ऊष्मा का, देखिए समुद्र का पानी ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। ऊष्मा का सुचालकता का कारण धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ समुद्र का पानी खारा होता है ना, ये चीज़ है इसलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं होने देते हैं, विकिरण है यहाँ पर, वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है कि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। ठीक है, कुल मिला के हीट ट्रांसफ़र का ही मामला है। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र नहीं होना यहाँ पर हो नहीं पाएगा अगर आप कपड़े पहने होंगे तो। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, इसलिए तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति, ठीक है, देखिए दोस्तों, अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति जो हैं, व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में क्या होगा। देखिए, अधिक गर्मी महसूस करते हैं, कम गर्मी महसूस करते हैं, समान गर्मी महसूस करते हैं या गर्मी महसूस नहीं करते। देखिए हमने पढ़ा था कि काला कलर जो है वो ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करता है। ठीक है, तो काली त्वचा वाले जो है वो अधिक गर्मी महसूस करेंगे। ठीक है, और सफ़ेद त्वचा वाले जो है वो कम गर्मी महसूस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है ये क्या होगा आंसर। देखो, काला कलर जो है, काला रंग है ना, क्या करेगा, ऊष्मा को, ब्लैक बॉडी कहते हैं, ब्लैक बॉडी। ठीक है, ऊष्मा का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करता है ना, हीट का एब्जॉर्प्शन, हीट का है नहीं, ऊष्मा का अवशोषण ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो अधिक गर्मी महसूस करेंगे। सही है, अगला देखिए। देखिए कह रहे हैं सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का, क्योंकि देखिए ऐसा है कि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए जो है सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है, और दोपहर का इसलिए गर्म होता है क्योंकि बिल्कुल एकदम लंबवत हो जाता है, तो इसलिए सूरज की किरणों को अधिक दूरी तय करनी नहीं पड़ती और ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, सुबह का सूरज ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है किरणों को, इसलिए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। देखिए अभी पढ़ा, काले वस्त्र जो ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करेंगे। ठीक है, अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित करते हैं नहीं। ठीक है, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित करते हैं, प्रकाश भेदक नहीं होने देते हैं, सूर्य के प्रकाश को नहीं, यही आंसर हो जाएगा। उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल है, ऊनी वस्त्र सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, देखिए तो यहाँ क्या है, वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं, है ना, इसलिए। ठीक है, ऊनी कपड़े, ठीक है, सूती वस्त्रों से ज़्यादा गर्म होते हैं क्योंकि ऊनी कपड़े के बीच में हवा होती है ना, जो ऊष्मा के कुचालक का कार्य करती है, इसलिए ऊनी कपड़े ज़्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है क्योंकि। देखिए गुप्त ऊष्मा का मामला है। ठीक है, देखिए भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसीलिए जो है हमें अधिक जलन महसूस होती है। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टकारी होता है क्योंकि उबलने पर जल को भाप में बदलने के लिए जल के कण अतिरिक्त ऊष्मा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो वो जो अतिरिक्त ऊष्मा होती है उसको गुप्त ऊष्मा हम कहते हैं। ठीक है, ये है बात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए वायुमंडल में आर्द्रता की, एक मिनट, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो, किससे, गर्म दूध से, गर्म जल से, ठंडे जल से या सामान्य जल से। ठीक है, देखिए ठंडे जल से, है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठंडे जल से। ठीक है, देखिए वायु में उपस्थित जलवाष्प जल की ठंडी गिलास के संपर्क में आने पर संघनित हो जाता, कंडेंस हो जाता है। ठीक है, संघनित, कंडेंस। तो ठीक है, और जल की बूंदों के रूप में गिलास की सतह पर आ जाता है। ये जल की बूंदें ठंडे गिलास की नहीं बल्कि
ये जलवायु में जलवाष्प के रूप में मौजूद रहती हैं, यही हमें संघनित होकर गिलास की सतह पर दिखाई देती हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने ऊष्मा अध्याय के, ठीक है, अभी 25 प्रश्न और हल किए, प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है, तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।